लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस किए थे एंड क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेन मतलब आप लोग का कुछ डाउट्स था तो वो एक्सप्लेन करने का भी मैंने कोशिश किया था। आज इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में ही कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में ही जिस थोड़ा सा बाकी रह गया है वो हम लोगों को ख़त्म करना है। आज के क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे और कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में जो आप लोगों को नॉलेज का ज़रूरत है वो दो चीज़ का ज़रूरत है आज की क्लास को अच्छे से समझने के लिए। पहला, आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, वॉल्यूम। पहला, आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मेनली रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का। और दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पता होना चाहिए जो कि कल की क्लास में हम लोग पढ़े। तो 11th में जो आप वेक्टर्स पढ़े थे उसका थोड़ा बहुत आज की क्लास में यूज करना है, ठीक है। और कल की क्लास में जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े थे उसका भी यूज होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, मेनली जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि एटॉमिक के स्ट्रक्चर में एटम का दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा आउटर ऑर्बिट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इस कारण से जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, तो आउटर ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हुए, ठीक है। तो हम लोग देखें कि न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पे हम लोग जान सकते हैं कि लाइक हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है ये आपस में बाउंडेड कंडीशन में फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, हम लोग जान रहे हैं चार्ज के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोर्स का इंटेंसिटी जो है, फोर्स का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा, राइट। इतना तो हम लोग को पहले से पता है कि चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाओ फोर्स कम होते जाएगा, राइट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको खींचने वाला अट्रैक्टिंग फोर्स बहुत ही कम होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली अदर इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी है, राइट। इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, मूव करने लायक इलेक्ट्रॉन्स होगा जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, तो जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा वो कंडक्टर्स होगा, और जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो इंसुलेटर होंगे, ठीक है। ऐसे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का डेफिनेशन आप लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे जो मटेरियल वो कंडक्टर्स है, और जो नहीं कर सके वो इंसुलेटर्स है। वो बेसिक डेफिनेशन था। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पे जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो कंडक्टर्स होगा, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो इंसुलेटर्स होंगे, ठीक। जितना भी मेटल है, सारे के सारे हुआ, वुड हुआ, ये सारा मटेरियल में क्या है, नॉन कंडक्टर, ओके। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी।
के बेसिस पे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का फैक्ट, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने दो पॉइंट लिखा है, ठीक है। ड्राई एयर क्या है? ड्राई एयर जो है वह इंसुलेटर है या कंडक्टर? ड्राई एयर जो होता है वो इंसुलेटर है। क्यों? कोई बता सकेगा? आप लोग ऑब्वियसली सबका म्यूट किया हुआ है तो आप लोग बता नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आप लोग सोचो कि ड्राई एयर क्या है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट जो है वो रेनी सीजन में हम लोग कंडक्ट नहीं कर सकते, क्यों? ठीक है, तो इस पॉइंट में आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। ड्राई एयर इज अ गुड इंसुलेटर बट charge can flow through moist air. Hence, experiments on statical electricity cannot be conducted in rainy season. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्योर वाटर के बारे में। प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इंसुलेटर है, या इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है? नॉन कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर प्योर वाटर में हम लोग सॉल्ट, बेसिस और एसिड्स को मिला दे, ठीक है, डिसॉल्व कर दे, तो वो क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर हो जाता है। जैसे ये लाइनिंग आपने सुना होगा, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद है थ्री इडियट किसी को? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है चार्ज का प्रेजेंस, ठीक है। इवन ये भी डिटेक्ट करता है कि चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड इट्स नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, ये नाम आपने सुना होगा मे बी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ओके। उसके बाद हम लोगों के पास बहुत सा मेथड ऑफ चार्जिंग है, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि हम लोग चार्ज कैसे करते हैं किसी एक बॉडी को, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। उसे फिर से पढ़ने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, फर्स्ट क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन से चार्ज कैसे होता है? अगर एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच कराए, ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में चला जाए। तो ये एक मेथड है कि डायरेक्ट टच करा के, डायरेक्ट कांटेक्ट करा के हम लोग क्या करें? एक बॉडी को चार्ज करें। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विथ अ चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके। तो ये मेथड बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? डायरेक्ट अगर चार्ज को हम लोग फ्यूज करें अनचार्ज बॉडी के साथ, तो ये डिपेंड करता है कि अनचार्ज बॉडी कितना चार्ज लेगा। जो ये नहीं है कि सारा का सारा चार्ज को एक्सेप्ट करे, ठीक है। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ेंगे, दैट इज कैपेसिटेंस जब जानेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जब जानेंगे, एक बॉडी कितना चार्ज रिटेन कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए बस बेसिक समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये बहुत ही स्पेशल चीज है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? जनरेशन या प्रोडक्शन। कोई चीज जब जनरेट होता है, ठीक है। ये इंडक्शन हम लोग मैग्नेटिज्म में आएगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म में भी ये इंडक्शन वर्ड का यूज होगा, मे बी वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन जो कोर मीनिंग है, इंडक्शन मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसका मतलब क्या? मैंने पहले ही लास्ट क्लास में ही कहा कि एक एटम न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस एटम के अंदर चार्ज नहीं है, नहीं। एक एटम अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि उस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। एटम के पास या एक किसी भी सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस के पास एक चार्ज बॉडी को लेके जाए, यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हो, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके जाया जाए, ठीक है,
तो वो पॉजिटिव क्या होगा, उस एटम में प्रेजेंट सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और एट द सेम टाइम सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। एक साइड में सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे साइड में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। So electrostatic induction क्या है? It is defined as the temporary charging। क्यों बोला गया? आप लोग सोचो अपने माइंड में, टेम्पररी चार्जिंग क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हटाएंगे, वैसे ही ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो ये बाउंड्री बना था, एक साइड में पूरा का पूरा नेगेटिव था और एक साइड में पूरा का पूरा पॉजिटिव था, ये फिर से मिक्स होके ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिर से मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को मान लो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस के पास लेके आए। अब न्यूट्रल सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में है, ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रल है। ठीक है, इसका मतलब जो नेट चार्ज है वो उस पे जीरो है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज सामने लेके आए तो उस एटम में प्रेजेंट सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल हो जाएगा, राइट। तो वहां पे हम लोगों को एक जो न्यूट्रल सब्सटेंस लेके आए थे वो न्यूट्रल सब्सटेंस चार्ज हो जाएगा। एक साइड में नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक साइड में नेगेटिव और दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह के चार्जिंग के मेथड को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, जस्ट बेसिक है। लास्ट, इलेक्ट्रिक स्क्रीन क्या है? ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमेशा बाउंड्री में रहते हैं, ठीक है, या सरफेस पे रहते हैं। कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा चार्ज होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। अगर आप अंदर भी चार्ज दोगे, अगर आप अंदर भी चार्ज दोगे किसी कंडक्टर का, तो वो सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर के सरफेस पे ही सिर्फ चार्ज रिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक हॉलो मेटालिक स्फेयर ले, ठीक है, हॉलो मेटालिक स्फेयर ले और उस पे चार्ज दे, बहुत सारा चार्ज दे दे, ठीक है, तो उस मेटालिक स्फेयर के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। क्यों? क्यों? क्योंकि कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि सारा का सारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहता है, तो अंदर का नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। ये वाला पॉइंट हम लोग गॉस थ्योरम में भी यूज करेंगे, जो आगे चल के हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद, उसमें भी यूज करेंगे। इसलिए ये पॉइंट को अच्छे से नोट करके आप लोग रखिए कि किसी भी कंडक्टर में अगर आप चार्ज दोगे तो हमेशा चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करेगा, कंडक्टर के अंदर भी नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक स्क्रीन। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्क्रीन क्या है? अगर हम लोग ऐसा कोई अरेंजमेंट बना पाए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बचा पाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज के बगल में दूसरा चार्ज लेके आओगे तो हमेशा एक पहला वाला चार्ज क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दूसरा वाला चार्ज भी क्या करेगा? इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जस्ट हम लोग फोर्स के बारे में इसके बाद वाले टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, बस ये समझने का कोशिश कीजिए, दो चार्ज को अगर एक दूसरे के करीब में लेके आए तो दोनों चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा।
कैसा फोर्स लगेगा, ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, याद आ रहा है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ पहले वाले चार्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर पाए, किसी बॉक्स कोई बॉक्स बना पाए या कुछ भी ऐसा कुछ अरेंज कर पाए सच दैट जो सेकेंड चार्ज का इन्फ्लुएंस है वो फर्स्ट वाले चार्ज पे ना पड़े, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहेंगे इलेक्ट्रिक स्क्रीन। इसका मतलब ये स्क्रीन क्या करेगा, ये स्क्रीन पहले वाले बॉडी को दूसरे चार्ज्ड बॉडी के इन्फ्लुएंस से बचा ले, ठीक है। जैसे कि बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, पहले मैं डेफिनेशन डिक्टेट कर देता हूँ। एनी अरेंजमेंट which can keep any space free from external electrical influences is called an electric screen। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक स्क्रीन का, ठीक है। एग्जांपल है, charge always resides on the outer surface of a conductor, electric screen are based on this property, ठीक है। ये लाइन समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए, मान लीजिए एक मेटेलिक हॉलो मेटेलिक स्फीयर लिए, ठीक है, और एक चार्ज बॉडी लिए, ठीक है। अब उस हॉलो मेटेलिक स्फीयर में एक छोटा सा होल कर दिए और एक चार्ज को अंदर रख दिए, ठीक है। तो अंदर के तरफ से क्या, और ये हॉलो मेटेलिक स्फीयर में हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ठीक है। तो क्या अंदर वाला चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि कंडक्टर का यह प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे लाई करेगा। तो इनसाइड चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। और इनसाइड अगर हम लोग एक दूसरा चार्ज को रखें तो उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड में इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर के लिए, इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो तो सब आउटर सरफेस पे है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा बात है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज खत्म होता है, ठीक है। हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़े, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े, लाइक लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा एक बॉडी से ट्रांसफर होता है, इसलिए एक बॉडी पे टोटल चार्ज कितना कितना होता है, ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पता करना होगा पहले। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज एन इंटू ई है। ई क्या होगा? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स होगा। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़े, और उसके बाद हम लोग देखे कि चार्ज क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखे कि चार्ज का इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और लास्टली हम लोग देखे कि चार्ज क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन होता है, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हम चाहेंगे आप लोगों से पूछना, उसके लिए आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुन सकते हो, और जिसे आंसर पता है वो मुझे बता सकता है, ठीक है। इजलाल पूछ रहा है इलेक्ट्रिक स्क्रीन काम किस चीज में आता है। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्क्रीन एक कॉन्सेप्ट है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी को लाइक हम लोग तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आगे चल के मान लो आप लोगों को आपको कुछ ऐसा डिवाइस बनाना है जिसका एक पोर्शन में चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस ना हो पाए, तो आप इलेक्ट्रिक स्क्रीन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अपना डिवाइस सारा कॉन्सेप्ट जान के रखो, न्यू कुछ बनाओ, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक स्क्रीन रिपीट करना है, नहीं समझ में आया। इलेक्ट्रिक स्क्रीन क्या है? कोई भी अरेंजमेंट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से
किसी एक ऑब्जेक्ट को बचा ले, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्क्रीन का ये बेसिक एग्जांपल है। जैसा कि इलेक्ट्रिक स्क्रीन पे मेरा पहला क्वेश्चन, मे बी ये पहला क्वेश्चन आप लोग अगर सही से सोच पाओ तब इलेक्ट्रिक स्क्रीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, कंडक्शन और इंडक्शन रिपीट करो। कंडक्शन क्या है? अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हम लोग करें एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ, तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने का एक मेथड है, डायरेक्ट कांटेक्ट से। इंडक्शन क्या है? एक चार्ज्ड बॉडी को सिर्फ एक अनचार्ज्ड बॉडी के करीब लेके जाए, तब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से एक डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मान लो लाइटनिंग हो रही है रोड पे और आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कभी कभी बोर्ड में। तो लाइटनिंग के टाइम पे आप कार के अंदर रहोगे तब सेफ हो या कार के बाहर रहोगे तब सेफ? इलेक्ट्रिक स्क्रीन का आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। ड्यूरिंग lightning, what will be better for you, inside और आउटसाइड? बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, अंदर, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। किसी के पास भी रीजन है? विंडो पे रहना है? कोई खिड़की पे भी रहेगा क्या? इनसाइड। किसी के पास रीजन है? सर पहली बात तो इसमें इंसुलेटर होता है। एग्जैक्टली, ये आंसर किसका है? हम लोगों के पास एक आंसर आ चुका है। चार्ज विल बी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कार। अगर इन केस आपके कार में चार्ज आ भी जाते हैं तो हमेशा मेटल का प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रहेंगे, ओके। तो ये है इलेक्ट्रिक स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करें। सबको समझ में आया? आपको अंदर रहना ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि अगर कार के ऊपर चार्ज आ भी जाए फिर भी चार्ज हमेशा कार के ऊपर रहेंगे, अंदर आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो पोर्शन होगा वो इलेक्ट्रिक स्क्रीन जैसा बिहेव करे, ठीक है। आपको चार्ज का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा क्योंकि चार्ज बाहर है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। एक बॉडी है -1 कूलम का और एक बॉडी है +1 कूलम का। अगर बॉडी सेम है तो मास किसका ज्यादा है? कुछ पजल जैसा हो गया क्या? सेम बॉडी है, ठीक है, सेम बॉडी है। एक -1 कूलम का है और दूसरा +1 कूलम का है। मास किसका ज्यादा है? आंसर आ रहे हैं हम लोगों के पास। -1 पे +1 के साथ जाना चाह रहा है। सभी को पार्टिसिपेट करना है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। -1 -1 -1। रिपीट द क्वेश्चन। मेरे पास दो बॉडी है सेम मटेरियल का, ठीक है। एक में -1 कूलम का चार्ज है, दूसरे में +1 कूलम का चार्ज। मास किस बॉडी का ज्यादा है? 407 आ रहा है मेरा, 407। एरर। ओके, मैं बताता हूँ। जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है उसका मास ज्यादा है। नहीं, बोथ हैव सेम मासेस, रॉन्ग। नेगेटिव चार्ज जो है उसका मास ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10⁻18, राइट।
और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में हम लोग निकाले थे कि एक कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल के क्या बना है, एक कूलम का चार्ज बना है। ठीक है, एक कूलम का चार्ज बना है। अब नेगेटिव चार्ज मतलब उस बॉडी में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब किसी बॉडी से इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ तो बहुत ही कम मास रख रहा है, लेकिन इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज मास लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उस बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को डाला गया है। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, 2 3 4 5 6 ऐसे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स जब डाल दिए, तो भले ही छोटे छोटे मास का इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही छोटा माइन्यूट मास का होता है, लेकिन इतना सारा इलेक्ट्रॉन जब डाल दिए तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी थोड़ा सा ज्यादा मास रखती है। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक मास था, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स को डाला गया, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास है वो ऐड हो गया। आया समझ में? सिंपली अगर सिंपल वे में आंसर में दूं, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, वहां पे उस बॉडी का मास में इलेक्ट्रॉन का भी मास इंक्लूड होगा। और जहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब निकाला गया है, तो उसका मास कम हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया और उसका आंसर भी समझ में आया। लास्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन। ठीक है, सेम रेडियस का, ध्यान से सुनिए, सेम रेडियस का दो मेटालिक स्फेयर है। ठीक है, सेम रेडियस का दो मेटालिक स्फेयर है, एक हॉलो है, दूसरा सॉलिड है। एक हॉलो है और दूसरा सॉलिड है। सो कौन सा मटेरियल ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर पाएगा? एक हॉलो और एक सॉलिड मेटालिक स्फेयर है, सेम रेडियस का। कौन सा मटेरियल ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट कर पाएगा? जो पढ़ा है जस्ट वो सारा कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग ये आंसर दे सकते हो। सेम ही करेंगे क्योंकि चार्ज तो बाहर रहते हैं। एग्जैक्टली, रुसान अब्दुल्ला, अ क्लैप फॉर हिम। आंसर इज दोनों सेम चार्ज एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि आप लोग जरा सा सोचो इस बात को कि दोनों मटेरियल चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है तो रखेगा कहाँ? क्योंकि मेटालिक स्फेयर है, इसका मतलब कंडक्टर है, इसका मतलब सरफेस पे रखेगा। और दोनों का रेडियस सेम है, मतलब सरफेस तो सेम है, 4πr²। जब सरफेस एरिया सेम है, सेम चार्ज रखेगा। अंदर तो नहीं रखने वाला, राइट? सॉलिड अंदर तो नहीं रखेगा। आया समझ में? पर उसके पास इनर सरफेस भी होता है। हाँ, इनर सरफेस तो होता है हॉलो के पास, सॉलिड के पास भी तो होता है। बल्कि हम तो कह सकते हैं कि सॉलिड स्फेयर बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ हॉलो स्फेयर बन से मिल के बना है, राइट? एक सॉलिड स्फेयर इमेजिन करो बना कैसे है, बहुत सारे हॉलो स्फेयर से, राइट? तो उसके पास इनर सरफेस है, इसके पास भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन इनर सरफेस का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इनर सरफेस पे चार्ज रिसाइड हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रॉपर्टी है कंडक्टर के सरफेस पे ही सिर्फ चार्ज होगा। किसका प्रॉपर्टी है? चार्ज का। चार्ज का ये प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर पे अगर चार्ज आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करेगा।
आया समझ में? स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ क्या बताता है? अब तक हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखे कि दो चार्ज को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो दोनों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कूलम्स लॉ बेसिकली बताया कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन तो वैसे हम लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है। कूलम्स लॉ बेसिकली मैग्नीट्यूड बता रहा है कि किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो कूलम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि जो फोर्स है, दो चार्ज के बीच का फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है चार्ज का मैग्नीट्यूड पे। दो चार्ज जो है, वो दो चार्ज कितना मैग्नीट्यूड है। अगर दोनों में से किसी एक चार्ज को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स बढ़ जा रहा है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया जाए, मान लो 1 कूलम से 5 कूलम कर दिया जाए, फोर्स और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। चार्ज का मैग्नीट्यूड को कम करने से फोर्स कम हो जा रहा है। तो उससे समझ में आया कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले चार्ज से भी, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरे चार्ज से भी। तो हम लोग जानते हैं if x is directly proportional to y and x is directly proportional to z implies that x is directly proportional to y into z। तो उन्होंने कंक्लूजन लाया कि फोर्स जो है वो पहला चार्ज और दूसरा चार्ज का प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे। दो चार्ज हम लोग लिए हैं Q1 और Q2। ठीक है। दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच फोर्स लगेगा। दोनों चार्ज पॉजिटिव हम लोग अगर लिए हैं तो ऑब्वियसली इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। और Q2 पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। ठीक है। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसका हम लोग नामकरण किया है F12। इसे रीड कैसे करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। उसी तरह से F21 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे हम लोग रखे हैं दोनों चार्ज को, तो दोनों इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अग्री? दोनों इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो पहला कंक्लूजन उनको मिला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा उन्होंने देखा कि जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा रहा है तो फोर्स घट जा रहा है, और जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ जा रहा है। तो उनको इनवर्स स्क्वायर लॉ का के हिसाब से ये देखा कि मतलब ये जो फोर्स है चार्ज के बीच लगने वाला, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। ये नाम सुना होगा आपने, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कोई भी क्वांटिटी मान लो x अगर डिपेंड करे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर तो उसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहीं पे पढ़ा है आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ? ग्रेविटेशन याद आ रहा है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां पे भी फोर्स जो था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था। उसी तरह से यहाँ पे भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है। अभी फॉर्मूला में जाने से पहले एक दो बात ध्यान से देखें। तो पहले चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, F12। दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, F21। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में? हाँ। क्या ये दोनों फोर्स अपोजिट है? हाँ। क्या ये दोनों फोर्स दो अलग अलग बॉडी में लग रहा है? हाँ। ये तीन केस जब सेटिस्फाइड होता था तो मैंने आप लोगों को समझाया था
कि ये कैसा पेयर बनाते थे, एक्शन रिएक्शन पेयर। याद आ रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन मैंने मिसकंसेप्शन को क्लियर किया था आप लोगों के क्लास में, याद आ रहा है कि हमेशा जो दिखता है कि ये एक्शन रिएक्शन है, जरूरी नहीं है। एक्शन रिएक्शन का पेयर होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोनों फोर्स, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, 2 अलग-अलग बॉडी में एक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि ये फोर्स ये तीनों केस को सैटिस्फाई कर रहा है, तीनों कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स का नाम है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर बना। सो अगर यस नो क्वेश्चन आए कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ बेसिकली कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पे जो लॉ बना, वो लॉ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, जस्ट लाइक आपने ग्रेविटेशन में जो पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम उसी तरह का लॉ है। वहाँ पे जो कांस्टेंट आता था वो था कैपिटल जी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है यहाँ पे है के। ठीक है, सो अगर लॉ को ध्यान से देखें कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लिखेंगे, तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे ये के है, और ये के का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से हम लोगों के सामने है। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ के का यूनिट आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना। क्लास 11 चैप्टर 1 में हम लोग सीखे थे कि अगर हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। क्या के का यूनिट निकाल सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ देखने का जरूरत नहीं, यहाँ से देखिए के का यूनिट क्या होगा, इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से और Q1 Q2 को नीचे ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यही होगा के का यूनिट, राइट। तो के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, अब कूलम्स लॉ से रिलेटेड दो बात हम लोग जानते हैं। पहला क्या है, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, इक्वल एंड ऑपोजिट अगर हम लोग समझेंगे तो ये चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है और ये चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगता है, तब भी तो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, राइट। और तब भी तो क्या होता, दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट हो रहा था, तो ये भी इस केस में भी एक्शन रिएक्शन पेयर ही होता, लेकिन फोर्स इस तरह से एक्ट नहीं होता। इसलिए हम लोग को कूलम्स लॉ समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा कि कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स याद आ रहा है, सेंटर टू सेंटर जो कनेक्ट होता था, ठीक है। या उसका बेसिक सा डेफिनेशन मैंने दिया था कि जो भी फोर्स दो बॉडी के लाइन जॉइनिंग, मतलब दो बॉडी में अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए उसके अलोंग अगर हो, तब वो फोर्स कहलाता है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। क्यों सेंट्रल फोर्स है? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining the two charges। ठीक है, सेकंड, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज
ऑलवेज जीरो, सो मोमेंटम इज कांस्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल सबसे पहले आएगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है, न्यूमेरिकल इस पे हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज बहुत ही जगह में किए है। क्लास 11th में याद आ रहा है, इवन वेव एंड ऑसिलेशन में भी हम लोग इसका यूज कर दिए थे। इसलिए आज सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगर दोनों चार्ज को हम लोग एक सिस्टम माने तो नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे जब जीरो होता था तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता था। क्लास 11th याद आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है किसी को, रिकॉल करो एक बार। When the net force on a system is zero, then the total momentum of the system remains constant। याद आ रहा है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का नेट या टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट एक बात अगर ध्यान दो इस जगह पे, बेसिक मैकेनिक्स का हम यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि फोर्स इक्वल है, ध्यान से सुनना, क्योंकि फोर्स इक्वल है। अगर दोनों चार्ज जिसका मास इक्वल मास है, मान लो m इसका भी मास है और इसका भी मास क्या है, q2 का भी मास क्या है, m है, ठीक है। दोनों चार्ज को अगर रिलीज कर दिया जाए, दोनों चार्ज को अगर रिलीज कर दिया जाए, कंपटीशन में इस चीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। दो चार्ज है, दोनों का मास इक्वल है, अगर दोनों चार्ज को रिलीज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो जैसे ही दूर भागेंगे उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। सेम होगा तो कैसे, डिफरेंट होगा तो किसका ज्यादा। कोई देना चाहेगा आंसर, सोचो, मैं टाइम दे रहा हूँ। पहला चार्ज, चार्ज अलग अलग है, ठीक है। एक Q1 है, जहाँ 1 2 दिखाई दे वो अलग अलग चीज है, जहाँ 1 2 नहीं है वो सेम है। m इसका भी मास है Q1 का और m Q2 का भी मास है, तो मास सेम है। Q1 और Q2 मतलब चार्ज अलग अलग है, ठीक है। तो क्योंकि Q1 और Q2 का चार्ज अलग अलग है, अगर Q1 और Q2 को रिलीज कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन Q1 और Q2 का सेम होगा या डिफरेंट होगा। अच्छा, पहले तो ये सवाल आएगा सेम और डिफरेंट से पहले, क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं, ये ठीक है। हम लोग सीखे थे ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो। इससे एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं, अगर किसी बॉडी पे फोर्स है तो वो बॉडी एक्सेलरेशन में, अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो है तो बॉडी एक्सेलरेशन पोजेस नहीं करेगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ठीक है। तो फोर्स क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच तो फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है ये भी हम लोगों को पता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एम का कहीं भी जिक्र नहीं है फोर्स में, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एम नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इससे मास से कोई मतलब नहीं है। ये एफ जो है ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं आंसर बताऊं, आई होप आप लोग थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज किए और समझने की कोशिश किए इस चीज को। तो फोर्स क्योंकि सेम है, अब देखिए Q1 और Q2 चार्ज, आप में से कई ये भी सोच रहे हो चार्ज अलग अलग है तो फोर्स अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा कोई सोच रहा है क्या, नहीं, फोर्स सेम होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट के साथ हम लोगों को फोर्स मिलेगा। ये एफ का जो वैल्यू होगा, ये एफ का जो वैल्यू होगा, ये एफ
दोनों के लिए यूज होगा, उतना ही फोर्स इधर और उतना ही फोर्स इधर। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है, क्योंकि फोर्स सेम है। फिर से सुनिए, क्योंकि फोर्स सेम है दोनों बॉडी में और मास भी सेम है, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है। तो फोर्स भी सेम है, मास भी सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम हो। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं सिखाना था, मेरा मकसद ये सिखाना था कि अगर दो चार्ज अलग अलग मास का हो, ध्यान से सुनिए, अगर दो चार्ज अलग अलग मास का हो और दोनों चार्ज को रिलीज किया जाए, तो कौन सा मास ज्यादा एक्सेलरेटेड होगा और कौन से मास में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा? सोचिए, अगर दो अलग अलग चार्ज है, दोनों का मास भी अलग अलग है, अलग अलग होने का मतलब क्या, एक ज्यादा होगा एक कम होगा ऑब्वियसली। तो एक्सेलरेशन किस बॉडी का ज्यादा होगा, किस बॉडी का कम होगा? सब ट्राई कर रहे हैं? असल में इजी है ना। इस केस में m और m जब मास सेम था, एक्सेलरेशन सेम था। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑलरेडी सेम है, क्योंकि फोर्स तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। याद आ रहा है? फोर्स तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब फोर्स सेम है। प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दोनों चार्ज इंक्लूड हो गया, मतलब फोर्स सेम है, मास भी सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। एक्सेलरेशन, अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एक्सेलरेशन F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। सो E इक्वल टू F अपॉन M। तो M जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, राइट। जो ज्यादा मास रखे हुआ है उसका एक्सेलरेशन कम और लाइटर बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सी बहुत सारा बात हम लोग को पता चल गया एक साथ, और जब क्वेश्चन आएगा तो मे भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जस्ट ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जस्ट एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर एक वर्ड में दे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। दो अलग अलग चार्ज अलग अलग मास वाला है, दोनों चार्ज को करीब लेके आए तो उनके बीच का फोर्स सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम सेम सेम, तीन बच्चे को आंसर आ गया, सेम सेम। डिफरेंट, कौन था डिफरेंट? हयात हाशिम। सेम, रिपीट द क्वेश्चन, माविश खान। So question is, two different charges have two different masses. If they are placed in some distance, then the force between them will be different or same. दो चार्ज है अलग अलग, दोनों का मास भी अलग है, दोनों को अगर करीब लाया जाए तो उनके बीच का फोर्स सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करता है और फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़े। सो कूलम्स लॉ बेसिक हम लोगों को समझ में आ गया। तो बेसिक समझ में आ गया हम लोगों को। k इक्वल टू 9 × 10⁹ है और k का एक और वैल्यू है 1/4 पाई। ये जो अजीब सा कुछ दिखाई दे रहा है इसे कहेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। और जो उसके नीचे छोटा सा जीरो है, जीरो को नॉट भी कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट। तो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये मीडियम को बताता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है? हाँ। दो चार्ज को आप एयर में रखो, वाटर में रखो, ऑयल में रखो, हर जगह अलग अलग होगा, ठीक है।
हर जगह अलग अलग होगा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम पे डिपेंड, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन कहलाता है परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी के बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगा इसका जिक्र। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और ये हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर फ्री स्पेस के लिए है या एयर के लिए बात करें, हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन एयर से रिलेटेड होगा। दोनों चार्ज को एयर पे रखेंगे, ठीक है, या दो या दो से ज्यादा चार्ज को एयर पे रहेगा, तो एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है, मतलब एयर का या वैक्यूम का। और अगर किसी और मीडियम का बात हो रहा है तो वो फ्री स्पेस नहीं होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक जनरल वर्ड हम लोग बोलेंगे मीडियम, तो उसे एप्सिलॉन से एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को कनेक्ट कौन करता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को कनेक्ट करता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, एक साल से ज्यादा हो गया, मे बी आप लोग भूल चुके होंगे। म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कनेक्ट करता था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। ये दो वेलोसिटी को कनेक्ट कौन करता था, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह से एक मीडियम का परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कनेक्ट करता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे स्मॉल के से डिनोट करेंगे। किसी किसी बुक में एप्सिलॉन आर से डिनोट किया गया है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट किया गया है। तो एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस जब आएगा। और उस चैप्टर में हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी नहीं कहेंगे, इसे इसे कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक टाइम खत्म हो चुका है। कूलम्स लॉ से रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल है तो अपना पूछ सकता है, या आज के क्लास से कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हो 1-2 मिनट में। I have allowed everyone to unmute themselves. If they want to ask, they can ask questions. परमिटिविटी दोबारा समझा दीजिए। परमिटिविटी सर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दोबारा बता दिए सर। हम लोग डिस्कस किए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है। अब ये मीडियम पे डिपेंड करता है तो कोई ना कोई एक फैक्टर होना चाहिए जो इस मीडियम वाले टर्म को कनेक्ट कर दे। हम लोग को तो ये पता चल गया फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, फोर्स डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इसके लिए भी एक टर्म आना चाहिए, वो टर्म परमिटिविटी है। अब अगर मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो तो उसे एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे। और अगर वो ग्लास हो तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास को एप्सिलॉन जी से भी डिनोट कर सकते हैं या सिंपली एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम के लिए हम लोगों के पास एप्सिलॉन का अलग अलग वैल्यूज है, और एक वैल्यूज जो बहुत फेमस वैल्यूज है वो वैल्यू हम लोगों को पता है, ठीक है।
और वो वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जो कि होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, देख सकते हो यहाँ के का यूनिट हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखे है, और ये एप्सिलॉन क्योंकि नीचे है तो ये यूनिट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी याद रखना होगा, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और के का वैल्यू तो याद रखना ही है 9 इंटू 10⁻9। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? किसी भी चीज का सर एक बार रिलेटिव परमिटिविटी एक और समझाइए। See, relative permittivity is the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि किसी मीडियम का परमिटिविटी फ्री स्पेस के परमिटिविटी से कितना टाइम्स ज्यादा है या कम है। सर आप किसी भी चीज की परमिटिविटी का क्या मतलब है? किसी भी चीज का परमिटिविटी का मतलब है कि एक बॉडी, ये चीज असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे तभी ज्यादा अच्छा से क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि दो बॉडीज मतलब दो चार्ज बॉडी अपने अंदर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम लोग कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच जो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, और वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, इस चीज को समझने के लिए जो फैक्टर है वो परमिटिविटी है, ठीक है। परमिटिविटी मतलब परमिट करने का सलाहियत, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परमिट करने दे रहा है, समझ? सर यहाँ हम कौन से फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो? फ्री स्पेस मतलब चार्ज जहाँ पे रखा रहता है। अब फ्री स्पेस मतलब एयर होता है या वैक्यूम होता है। वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के अराउंड में होती है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन है? Okay, then we can end it here. Thank you. तो भाई आखिरी बात, और वीडियो लोग क्या हो रहा है?
हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, मेरा हैंग कर गया था जूम।